देखिए कहता है ही ओनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सफरिंग कॉज टू द होल फैमिली। देखिए गलती किस सेक्शन में किया है, गलती आपका जो है इस सेक्शन में किया है, ही ओनली इज रिस्पॉन्सिबल। अब देखिए ये गलती क्या है, इसको समझने के लिए देखिए हमने पहले ही से सेंटेंस लिख रखा है, इसको आप समझने का कोशिश करेंगे। मैंने लिखा है कि ओनली यू सा हिम। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ओनली यू। यहाँ पर लिखा हुआ है यू ओनली सा। अब देखिए और यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली हिम। अब देखिए कहता है नियम क्या है कि ओनली जो है ना, ओनली का प्रयोग जो है उस शब्द के पहले होता है जिस शब्द पर वो जोड़ देता है। अब देखिए यहाँ लिखता है ओनली यू, इसका मतलब हुआ कि केवल तुमने। ओनली यू का मतलब क्या हुआ, केवल तुमने। तो केवल तुमने उसे देखा। अब देखिए यहाँ कहता है यू ओनली सा हिम। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि ओनली सा, देखिए सा है, सा माने क्या होता है, देखा। तो केवल क्या किया, देखने का काम किया। फिर लिखता है यू सा ओनली हिम, तुमने देखा। ओनली हिम माने केवल उसे। देखिए समझ में आ रहा है बात, यानी ओनली का जो इस्तेमाल किया गया है वो किस जगह पर किया गया है, ओनली जो है उस शब्द के पहले इस्तेमाल होता है जिस शब्द पर वो जोड़ देता है। अब देखिएगा क्या लिखा है, ही ओनली इज रिस्पॉन्सिबल, केवल वही उत्तरदायी है, केवल वह ही। यानी देखिए जोड़ किस पर दे रहा है, ही पर जोड़ पड़ रहा है। तो ही पर जब जोड़ पड़ रहा है तो ओनली का प्रयोग जो है ही के बाद ना होकर के ये ही के जो है पहले यदि इसका इस्तेमाल अगर किया जाए तो सेंटेंस जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होना चाहिए जिसमें एरर है वो कौन सा है, वो है ये है। आई विल डिस्कस द मैटर विथ हिम व्हेन आई विल सी हिम इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। अब देखिए गलती यहाँ कहाँ पर किया गया है वो आपको समझना है। कहता है ना कि यदि दो सेंटेंस फ्यूचर में रहे, तो देखिए पहला सेंटेंस ये है, ये फ्यूचर में है, दूसरा सेंटेंस ये है, ये भी फ्यूचर में है। तो कहता है यदि दो सेंटेंस फ्यूचर में रहे तो जो कंजक्शन रहता है उस कंजक्शन के बाद आने वाला जो शब्द है वो इंडिफिनिट टेंस में चेंज हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर कंजक्शन कौन है, ये भेन है। तो बहुत सारे कंजक्शन हैं जिसके बाद ये नियम लागू होता है, जैसे है कि इफ़ है, भेन है, ठीक है, भेन के बाद अनलेस है, अनलेस के बाद अनटिल है, बिफोर है, ठीक है। तो इन सारे कंजक्शनों के बाद जो शब्द आएगा उसमें जो है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे देखिए लिखा हुआ है कि यदि वह आएगा तब मैं जाऊंगा। अब इसको ट्रांसलेशन बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे, इफ़ ही कम्स, तब का अंग्रेजी होता है देन आई शैल गो। अब देखिए गलती कहाँ पर है इसमें, है ना। देखिए गलती कहाँ पर किया गया है, तो सबसे पहला गलती इसमें किया है, ये देखिए देन। इफ़ के साथ जो है ना देन का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि इफ़ का हिंदी होता ही है यदि या तब, दोनों होता है, कंबाइंड है। ठीक है, तो देखिए ये गलती क्या है, इसको यदि सही करेंगे तो हो जाएगा इफ़ ही कम्स आई शैल गो। अब देखिए इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, आई शैल गो इफ़ ही कम्स। अब देखिए ध्यान क्या देना है कि कंजक्शन को सिर्फ देखना है। जैसे देखिए ये कंजक्शन है तो इस कंजक्शन के बाद देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट है। अब इसको दूसरा तरह से उलट के लिखें फिर भी देखिएगा, यहाँ पर इफ़ है तो इफ़ के बाद देखिए ये कंजक्शन है तो इसके बाद प्रेजेंट इंडिफिनिट का इस्तेमाल हुआ। तो ध्यान ये देना है कि इन सारे शब्दों के बाद, है ना, हर हालत में जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर लिखा है व्हेन आई विल सी हिम, इसी सेक्शंस में गलती है। अगर इसके जगह पर लिखा हुआ रहता व्हेन आई सी हिम, तब जो है सेंटेंस क्या लिखा हुआ रहता, व्हेन आई सी हिम। अगर ये लिखा हुआ रहता ना तो सेंटेंस जो है बिल्कुल सही हो जाता। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका एरर जो है किस सेक्शन में है, तो इसका जो एरर है वो बी सेक्शन, यानी सही आंसर आपका क्या होगा, बी होगा। देखिए इसमें लिखता है आई एम श्योर डैट। देखिए आई है, आई के साथ एम का इस्तेमाल किया, बिल्कुल सही है। आई एम श्योर डैट नाइदर द हाउस नॉर इट्स कंटेंट इज फॉर सेल। देखिए गलती किस सेक्शन में है, गलती जो है इस सेक्शन में किया गया है। अब गलती क्या है तो देखिएगा, याद रखिएगा 5 शब्द हैं। पहला है दूसरा है नॉर, तीसरा है आइदर और चौथा में है नाइदर नॉर, और पांचवा है
नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है, ये 5 चीज़ में क्या होता है ना कि जहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब लिखा हुआ रहे, ऑक्सिलरी वर्ब के पहले ठीक उस शब्द को देखेंगे और वो जो शब्द होगा उसी के अनुसार जो है वर्ब का इस्तेमाल होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है नाइदर नॉर का इस्तेमाल किया, देखिए नाइदर है तो नाइदर के साथ नॉर का इस्तेमाल किया है, ये बिल्कुल सही है। अब नॉर के बाद देखिए क्या लिखा है, इट्स कंटेंट इज़ फॉर सेल। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब इज है और इज के पहले देखिए कौन सा शब्द आया है, तो इज के पहले देखिए कंटेंट्स आया है, तो कंटेंट्स के अनुसार ही वर्ब का इस्तेमाल होगा। और कंटेंट्स देखेंगे कैसा नाउन है, ये प्लूरल नाउन है, इसलिए इसके साथ जो है प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। इसलिए यहाँ पर जो इज लिखा है ये बिल्कुल गलत है, अगर इज के स्थान पर आर लिखा हुआ रहता ना तो सेंटेंस जो है बिल्कुल सही हो जाता। तो इस तरह से देखा जाए तो एरर किस सेक्शन में है इसका जो एरर है ना वो सी सेक्शन में है। देखिए यहाँ लिखा है वी फाउंड द सोल्जर्स लाइंग सीरियसली वुंडेड एंड डाइड शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स। अब समझना है आपको कि गलती कहाँ पर किया गया है। तो देखिए सबसे पहले समझिए ना कि सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद फाइंड आता है और फाइंड के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद बिफोर आता है। ठीक है, जैसे रहेगा कि मैंने उसे खेलते हुए पाया तो हो जाएगा आई सा हिम या आई फाउंड हिम प्लेइंग। ठीक है, आई फाउंड हिम प्लेइंग। और रहेगा मैंने उसे खेलते और नाचते हुए पाया तो प्लेइंग एंड डांसिंग हो जाएगा। यानी फाइंड के बाद जो है ऑब्जेक्ट आता है और उस ऑब्जेक्ट का क्या आता है, बिफोर आता है। अब देखिए यहाँ लिखा है वी फाउंड द सोल्जर्स लाइंग। देखिए यहाँ देखिए फाउंड है, फाउंड के बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद लाइंग का इस्तेमाल किया है और उसके बाद क्या क्या किस कंजक्शन से इसको जोड़ रहा है, एंड से जोड़ रहा है। तो जब एंड से जब जोड़ रहा है तो मैंने पहले ही बताया था कि कंजक्शन के दोनों साइड जो है वो एक ही तरह के शब्द को जोड़ता है। यानी यहाँ जब V4 को ले रहा है तो यहाँ पर भी देखिए V4 को ले रहा है। अब यहाँ पर देखिए लाइन लिखा है और यहाँ पर क्या लिख दिया है, डाइड लिखा है, इसलिए इसी सेक्शन में गलती है। यहाँ डाइड की जगह पर अगर डाइंग लिखा हुआ होता ना तो ये बात बिल्कुल सही होती। तो आप देखेंगे इस तरह से देखा जाए तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा सेक्शन में है गलती, इसका जो गलती है वो सी सेक्शन में है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है द कमिटी डिसाइडेड नॉट टू अपॉइंट हिम neither for the positions of chief nor for that the stenographer। अब देखिए गलती इसमें क्या है वो समझने वाली बात है। देखिए सबसे पहला चीज़ देखेंगे ये नाइदर लिखा है तो नाइदर के साथ नॉर का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल सही है। और नाइदर का जो होता है हिंदी क्या होता है, नाइदर के साथ अगर नॉर लिखा हुआ रहे तो हिंदी क्या होता है, ना तो। ठीक है, यानी ये जो है ना ऑलरेडी निगेटिव सेंस देता है और ये जब ये निगेटिव सेंस देता है तो आप इस तरह से समझिए कि अगर ये ऑलरेडी ना नहीं इसमें छिपा हुआ, इसमें नहीं लिखा हुआ है तो क्या इसके पहले कभी नॉट का इस्तेमाल होगा। एक वाक्य में कभी भी दो नॉट का इस्तेमाल नहीं होता है। तो देखा जाए देखिए नाइदर यहाँ लिखा है लेकिन इस नाइदर के पहले देखिए यहाँ पर नॉट लिख दिया है जो गलत है। तो इस तरह से देखा जाए तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ना वो कौन सा हो जाएगा, किसमें एरर है, तो इसका जो एरर है वो ए सेक्शन में है। यहाँ पर नॉट का जो इस्तेमाल किया है ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। As there was only one taxi available, I had no other alternative but to pay the fare demanded by the driver। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नो अदर और नो अदर के साथ जिस कंजक्शन का इस्तेमाल होता है वो है देन। नो अदर के बाद हमेशा देन का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका जो आंसर है कौन सा हो जाएगा, यानी एरर जो है सी सेक्शन में। अब समझने वाली बात क्या है कि नो अदर के साथ देन का इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाना हो, ठीक है ना, तो सुपरलेटिव डिग्री से यदि पॉजिटिव डिग्री बनाना हो तो उसमें क्या इस्तेमाल करते हैं। देखिए सुपरलेटिव डिग्री से जब पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे तो सुपर में जो शुरुआत में होगा वो नो अदर होगा, उसके बाद जो होता है सो प्लस PD और प्लस जो है एज का इस्तेमाल, या कभी कभी एज प्लस PD प्लस एज का भी इस्तेमाल होता है। जैसे लिखा हुआ है ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। अब देखिए ये सुपरलेटिव डिग्री है, जब इसको हम पॉजिटिव में बदलेंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा, सबसे पहले इसमें लिखा होगा नो अदर। यहाँ देखिए लिखा हुआ है बॉय इन द क्लास, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज गुड एज ही। देखिए तो यदि देखिए नो अदर के बाद देन का इस्तेमाल होता है, लेकिन यदि सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाना हो तो नो अदर के बाद जो है क्या चीज़ का इस्तेमाल होता है, एज प्लस PD प्लस, यानी एज और
एज का भी इस्तेमाल हो सकता है, या तो इसके जगह पर आप चाहें तो सो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा है गुड नाइट, आई एम ग्लैड टू सी यू अगेन। गलत जो है इसमें जो है फर्स्ट सेक्शन में गलती क्या है, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए होगा। अब क्यों होगा ये समझिए। गुड नाइट का जो प्रयोग है ना, ये जो है बिछड़ते वक्त किया जाता है, बिछड़ते वक्त किया जाता है। और गुड इवनिंग का जो इस्तेमाल है ना, ये मिलने के समय किया जाता है, मिलने के समय किया जाता है। अब देखिए यहाँ लिखा है गुड नाइट, आई एम ग्लैड टू सी यू, मुझे तुमसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। तो जब मिल करके खुशी हुआ, यानी मिलने का समय का जिक्र है, बिछड़ने का समय का जिक्र नहीं है। अगर मिलने का समय का जिक्र है तो सोचिए यहाँ गुड नाइट होगा या जो है गुड इवनिंग होगा, यानी मिलने का समय का जिक्र है, इसलिए यहाँ पर जो गुड नाइट का प्रयोग क्या है ये गलत है। अगर यहाँ पर गुड इवनिंग लिखा हुआ रहता ना तो ये सही हो जाता है। यानी शाम में मिलने के समय जो है हम गुड इवनिंग का इस्तेमाल करते हैं, और शाम में किसी वक्त यदि हम किसी से बिछड़ते हैं तो उसके लिए जो है गुड नाइट का इस्तेमाल किया जाता है। वी ऑल टेक वेजिटेबल एंड फ्रूट। देखिए इसमें गलती जो है ना वो जो है किन सेक्शन में किया गया है, बी सेक्शन में गलती है। गलती क्या है कि यहाँ पर इसने जो वेजिटेबल का इस्तेमाल किया, तो देखिए वेजिटेबल का मतलब होता है घास पात, ठीक है। तो हम लोग घास पात नहीं खाते हैं, है ना, हम लोग क्या खाते हैं, साग सब्जी खाते हैं और फल खाते हैं। तो वेजिटेबल का हिंदी घास पात होता है। और वेजिटेबल में जैसे ही एस लग जाए, क्या चीज़ लग जाए, वेजिटेबल में जो है जैसे एस लग जाता है ना, तो इसका हिंदी होता है साग और सब्जी। तो हम लोग साग सब्जी खाते हैं, ना कि घास पात खाते हैं। इसलिए वी ऑल टेक वेजिटेबल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, वेजिटेबल्स होगा। अगर वेजिटेबल्स लिखा हुआ रहता ना तो ये वाक्य जो है बिल्कुल सही हो जाता। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट्स। देखिए इसमें जो गलती है यहाँ पे किया है, यानी इसका जो आंसर है वो क्या है, सी है। अब क्यों यहाँ पर इट्स का प्रयोग नहीं होगा वो समझना है। कहता देखिए एक वर्ड है ऑडियंस, है ना, क्राउड, फैमिली, ये सभी शब्द जो है ना, जूरी, ये सभी शब्द जो है कलेक्टिव नाउन है। ये सभी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। और यदि इनसे जो है एक ग्रुप का बोध हो, यदि इन सारे कलेक्टिव नाउन से किस चीज़ का बोध हो, अगर वन ग्रुप का बोध हो रहा हो, क्या चीज़ का बोध हो रहा हो, वन ग्रुप का बोध हो रहा हो, तो इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड, तो एक ग्रुप का बोध होगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। लेकिन ध्यान देंगे यदि इन कलेक्टिव नाउन से सदस्य के अलग अलग व्यक्ति का बोध हो जाए, द क्राउड से अलग अलग व्यक्ति का बोध हो, फैमिली में अलग अलग व्यक्ति का बोध हो, यानी कहने का मतलब है कि यदि इनसे इनके मेंबर का बोध हो जाए, किसका बोध हो जाए, इनके मेंबर का बोध हो जाए, तो उस स्थिति में ये जो कलेक्टिव नाउन है ना, यदि इनके मेंबर का बोध होगा तो ये जो नाउन हो जाते हैं प्लूरल हो जाते हैं। और इस तरह का प्लूरल नाउन जो है अंग्रेजी में कहलाता है नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। और जब नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हो जाता है ना तो इसके साथ जो है किस वर्ब का इस्तेमाल होता है, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है। और उसके साथ आने वाला जो है एडजेक्टिव भी जो रहेगा वो किस में रहेगा, प्लूरल में रहेगा। अब देखिए द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट। अब देखिए आपने अपने सीट पर बैठेगा तो ऑडियंस का एक ही सीट पर सब बैठेगा कि सबके लिए अलग अलग सीट का बोध है, जितने मेंबर होंगे ऑडियंस में सब अलग अलग बैठेंगे। तो जब ये अलग अलग बैठेंगे ना तो इसका सीट जो है इसके लिए सिंगुलर यहाँ पर कभी नहीं हो सकता है। यहाँ पर जब भी होगा तो क्या चीज़ का इस्तेमाल होगा, वो जो इस्तेमाल होगा यहाँ पर ना वो कौन सा चीज़ हो जाएगा, वो हो जाएगा देयर। द रीज़न वी हैव नॉट बीन एबल टू पे इनकम टैक्स is due to fact that we did not receive pay on time। अब देखिएगा इसमें जो एरर है ना वो जो है इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। अब क्यों होगा जो समझिए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है द रीज़न वाई। तो द रीज़न वाई के बाद जो है डैट कंजक्शन का प्रयोग होता है, या तो अगर द रीज़न भी लिखा हुआ रहेगा ना तो इसके साथ जिस कंजक्शन का इस्तेमाल होता है वो कौन सा है, डैट है, यानी हर हालत में डैट का इस्तेमाल होता है ना। और दूसरा चीज़ याद रखेंगे कि द रीज़न के बाद तीन चीज़, एक है ड्यू टू, दूसरा है ओइंग टू, और नंबर 3 में है बिकॉज। नंबर 3 में क्या है, बिकॉज। यानी द रीज़न के बाद कभी भी ड्यू टू, ओइंग टू और बिकॉज का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, द रीज़न का प्रयोग किया है, और यहाँ पर लिखा है ड्यू टू फैक्ट।
देखिए यही सेक्शन गलत है। अगर इस सेक्शन को हटा दिया जाए सेंटेंस से तो है ना, ड्यू टू फैक्ट यदि आप हटा देते हैं तो सेंटेंस जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर द रीज़न लिखा हुआ है और मैंने बताया कि द रीज़न के बाद क्या चीज़ का इस्तेमाल होता है, डैट का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर डैट जो है ऑलरेडी लगा हुआ है, यानी आंसर जो होगा इसका कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ड्यू टू फैक्ट को समझिए सेंटेंस से हटाना पड़ेगा, यानी इसको काट कर निकाल दीजिए, सेंटेंस जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने कॉमन एरर से रिलेटेड एक पुस्तक लिखी है ना। और यदि इस पुस्तक को यदि आपको पढ़ने का शौक़ है तो हमारे स्क्रीन पर एक नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर पर हमें संपर्क करें और हमारे द्वारा लिखी हुई पुस्तक जो कि कॉमन एरर की है और स्पेशली मैंने एसएससी वालों के लिए लिखा है, तो अवश्य आप उस बुक को खरीदें और अपने ज्ञान की वृद्धि करें। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारी अगली कड़ी का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।